मेरे शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों, आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये हिंदी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन रचित स्वदेशी का सारांश या भावार्थ मैं बता रहा हूँ। आप अवगत हैं गुरुकुलम एक प्रयास चैनल से। तो इसी चैनल पर मैं लगभग प्रत्येक दिन दिसंबर के लिए हिंदी और संस्कृत का पाठ के बारे में बता रहा हूँ और आपका उसका प्रश्नोत्तर भी बताता हूँ। आप इससे लाभान्वित हों, ये मेरी शुभकामना है। तो पहले स्वदेशी जो कविता है आपके पाठ पुस्तक में, उसके कवि के बारे में एक नज़र। स्वदेशी कविता के कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे और उनका जन्म 1855 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1922 में इनका निधन हुआ था। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे और इन्होंने कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखे हैं। उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया। ऐसे प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार और कवि भी हैं। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामगमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा था और ये जो कविता है स्वदेशी, ये प्रेमघन सर्वस्व कविता संग्रह है, उसी में यह संकलित है। ये दोहा शैली में है। दोहों का गुच्छ है या कहे दोहा दशक है। 10 दोहों का ये के गुच्छ है और शीर्षक है स्वदेशी। इस कविता में या इन दोहों में नवजागरण का स्वर मुखरित होता है। अब हम पहले इसके सारांश के बारे में जाने कि 10 दोहे के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। पहला जो दोहा है वो सवै विदेशी वस्तुनर गतिरति रीत लखात भारतीयता कछुन भारत में दरसात। हम सबसे पहले इसका सारांश बता देते हैं और उसके बाद छोटे मोटे जो प्रश्न हैं उसके उत्तर। तो इसमें ये प्रश्न आ सकता है कि कविता का सारांश बताएं। सबसे पहले तो ये कविता उस समय लिखी गई थी जब हमारा देश गुलाम था और उन दिनों स्वदेशी शब्द की राष्ट्रीयता एवं नवजागरण का प्रतीक था। स्वाभाविक रूप से स्वदेशी के दोहों की रचना के पीछे देश में फैले कुविचारों, रीतियों, नीतियों
को दूर करने के उद्देश्य को रखा गया है। कवि चाहता है कि हमारे देश में अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तु का उपयोग हो। वर्तमान समय में जो हमारे देश में स्थितियां हैं वह निश्चित रूप से स्वदेशी को छोड़ने के कारण, स्वदेशी वस्तुओं का परित्याग करने के कारण और विदेशी वस्तुओं को अपनाने के कारण आर्थिक गुलामी के कगार पर जो हम पहुंच गए हैं वो हमें स्वतः अनुभव होता है। इस कविता के माध्यम से आज के नेताओं के बारे में भी कवि ने बताया है। और ये कविता, हालांकि कविता लिखी गई थी जब देश गुलाम था, लेकिन कवि दूरदृष्टा होता है और आने वाले समय में कि जब भारत आज़ाद होगा तो वहाँ के नेता होंगे वे कैसे होंगे, जो दृष्टा के रूप में, भविष्य दृष्टा के रूप में जो कवि ने देखा था वो आज भी प्रासंगिक है इस कविता के जो भाव है। तो सबसे पहले एक कविता के बारे में कहता है कवि, सभी विदेशी वस्तु आज मनुष्य उपयोग कर रहे हैं, चाल चलन सभी विदेशी है और किसी भी भारत के लोगों में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ता। भारत के योग्य पढ़े लिखे लोग भी ऐसे लगते हैं कि इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, सभी की एक ही गतिविधि है। वे विदेशी वस्तुओं के उपयोग पर ज्यादा जोर देते हैं। आज हम विदेशी विद्या पाकर विदेश में पढ़ते हैं और अपने देश में भी जो अंग्रेजों ने बनाया था शिक्षा पद्धति, वो आज भी हम उसी के गुलाम हैं। मैकाले ने बनाया था, आज भी मैकाले के गुलाम हैं हम। उसी का ये पाठ्यक्रम हम पढ़ते हैं बनाया हुआ, और एकमात्र उद्देश्य था कि हमारी सभ्यता संस्कृति पर गहरी चोट पहुंचाया जाए, और उसने पहुंचाया। तो कहता है कवि कि विदेश में विद्या पाकर बुद्धि भी विदेशी हो गई है भारतीयों की, चाल चलन भी परदेश का हो गया है, विदेश का हो गया है, और इन्हें भारत की रीति रिवाज अच्छी नहीं लगती है। चारों तरफ ठाट बाट सब विदेशी है और सपने में भी कहीं भारतीयता का लेस मात्र भी लक्षण नहीं दिखाई पड़ता। लोग हिंदी बोलना, अपने को हिंदुस्तान का वासी कहना लोग बेइज्जती समझते हैं, और थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलकर गर्व करते हैं। हिंदी भी बोलते हैं तो उसमें अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करके हम गौरवान्वित होते हैं कि हमें अंग्रेजी आता है, और उससे साबित करना चाहते हैं कि हिंदी से अधिक चमकदार, लच्छेदार जो भाषा है वो अंग्रेजी है, हिंदी नहीं हो सकती। जबकि ठीक विपरीत है। अंग्रेजी वेशभूषा, रीति नीति सभी अंग्रेजों की जो दी हुई है उसी में हम रुचि लेते हैं, और हमारे देश की जो रीति रिवाज है ठीक उसके विपरीत है। हिंदुस्तान का नाम सुनकर ही हम सकुचा जाते हैं, लजा जाते हैं, और भारतीय वस्तु से, जो इंडियन
सामान है उससे हम घिनाते हैं, घृणा करते हैं। जिस देश में हम रहते हैं उसी का बनाया हुआ सामान से हम घृणा करते हैं। मेड इन जापान बहुत अच्छा है, मेड इन चाइना बहुत बहुत अच्छा है, मेड इन अमेरिका बहुत अच्छा है, लेकिन मेड इन इंडिया, कहते इंडिया हटाओ। ये हमारी मानसिकता हो गई है। आज बाजारों में भी सभी अंग्रेजी चाल चलन है, खान पान सभी अंग्रेजी है, जो हमें नहीं खाना चाहिए। जो हमारे खान पान का जो तरीका था वो धीरे धीरे मिटते जा रहा है। और अंग्रेजों के खान पान, पिज्जा बर्गर, जिसका कोई नामो निशान नहीं था, वो हमें अच्छा लगता है। अंत में नेताओं के बारे में कवि कहता है कि इस अंग्रेजियत में नेताओं के बाल बच्चे भी बिगड़ैल हो गए हैं, और जिनसे अपने घर के बाल बच्चे नहीं संभलते, जिनसे अपना भारतीय वेशभूषा धोती नहीं संभलती, वो क्या देश को संभाल सकेंगे? जो भारतीयता को, भारतीय वेशभूषा को, भारतीय भाषा को जो नहीं संभाल सके, उसको केंद्र में नहीं ला सके, लोगों के बीच प्रसारित नहीं कर सके, क्या वो कभी देश हित की बात सोच सकते हैं? कभी कहता है कि अंग्रेजों के अधीन बरसों तक, शतकों तक हम रहे गुलाम, नौकर बनकर, दास बनकर रहे, और आज भी हमारी मानसिकता दास वृत्ति की है। दास वृत्ति का मतलब झूठी खुशामद करना। आज भी जो चाहे नेता हो चाहे जनता हो, पढ़े लिखे लोग भी जनता की खुशामद में लगे हुए रहते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं। झूठी प्रशंसा करके जो मान सम्मान बटोरते हैं, ऐसे लोगों को कवि ने डफाली कहा है। मुंह पर चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला डफाली। तो डफाली है, यहाँ की जनता भी डफाली है, जो नेताओं के आगे पीछे अपना गाल बजाते हैं, चिल्लाते हैं ताकि उन्हें कुछ मिल जाए। तो ये कविता का भावार्थ है, स्वदेशी। अब हम इसके प्रश्न के बारे में, प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में अगर ये आता है 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 से 5 नंबर के बीच आता है क्वेश्चन, तो थोड़ा हम शब्द बढ़ा देंगे, 100 से 200 300 शब्द में लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की शैली होनी चाहिए। कैसे हम लिखेंगे? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम लिखेंगे कि किसी भी रचना की सार्थकता इस बात पर निर्भर करता है कि रचना का मूल भाव कितना आता है कविता में। साथ साथ जो कविता का शीर्षक है, रचना का शीर्षक है, वो भाव व्यक्त करने वाला होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। इस दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो सभी 10 दोहे पूरे स्वदेशी की भावना को समेटे हुए हैं। स्वदेशी विचारधारा को लेकर ये कविता लिखी गई है। दूसरी बात यह है कि स्वदेशी जो नामकरण है वो उत्सुकता को बढ़ाने वाला है कि आखिर स्वदेशी है तो स्वदेशी क्या चीज है, किस किस बात के बारे में कहा गया है स्वदेशी। तीसरी और अंतिम बात यह है कि स्वदेशी शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त और छोटा है, और इस तरह से हर एक बिंदु से ऐसा लगता है
कि इस कविता का स्वदेशी शीर्षक छोड़कर अन्य कोई शीर्षक उपयुक्त नहीं हो सकता। तो यह है इसका उत्तर। अब है कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती। तत्कालीन जिस समय यह कविता लिखी गई थी उस समय कवि ने देखा था, बड़े नजदीक से देखा था कि भारत के लोग विदेशी वस्तुओं के उपयोग में अधिक रुचि लेते हैं और अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं से घृणा करते हैं। यहां तक कि वस्तु की बात छोड़ दें तो अन्य क्षेत्रों में भी हम विदेशों की नकल करते हैं, चाहे वेशभूषा हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, खान पान हो, बोलचाल हो, सभी में विदेशी पन का बोलबाला है। हम चंद अंग्रेजी शब्द को बोलकर गौरवान्वित होते हैं जो विदेशी भाषा है, और हिंदी या संस्कृत का श्लोक अगर बोलना हो तो बड़ा बेइज्जती होता है, लेकिन अंग्रेजी का कोई कोटेशन हम बोल देते हैं, एक आध दो लाइन, तो लगता है कि नहीं भाई अंग्रेजी जानने वाला है। इस तरह से कवि को लगता है कि लोग विदेशी भाषा की ओर विशेष आकर्षित है। दूसरी बात है कि हम खान पान में भी जो अंग्रेज खाते पीते थे उस पर ज्यादा जोड़ देते हैं। हमारा जो वेशभूषा है, फुल पैंट शर्ट, ये अंग्रेजों का था। हमारा जो भारतीय वेशभूषा है वो धोती कुर्ता ये सब था, तो उस पर हम ध्यान नहीं देते। नहीं तो इस तरह से कवि को बड़ा दुख होता है कि भारत जिसमें संस्कार होना चाहिए, एक संस्कृति की गरिमा होनी चाहिए, वो लुप्त होता जा रहा है और कहीं भी भारतीयता नहीं दिखलाई पड़ रही है। यह हुआ इसका उत्तर। इस तरह से आप लिखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जो गेस्ट पेपर में दिया हुआ है या कोई एक उत्तर बता दिया वही होगा, आप अपने ढंग से, ये आपको एक संकेत मिल रहा है और आप किसी तरह से लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा ये बात आनी चाहिए। नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है, ये प्रश्न है। नेताओं के बारे में कवि का कहना है कि आने वाले समय में जो हमारे देश के नेता होंगे या अभी हैं, वे विदेशीपन का ज्यादा जोड़ देते हैं। विदेशी वस्तुओं पर उनकी सबसे ज्यादा रुचि होती है। वे विदेशी चाल चलन अपनाकर भारत के सभ्यता संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। नतीजा है कि उनके बाल बच्चे भी, उनके खानदान भी बिगड़ रहे हैं और वो अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते। वे विदेशी वेशभूषा की ओर ध्यान नहीं देते। इसलिए कवि कहता है कि जिनसे धोती नहीं समझ सकती, जो अपने बाल बच्चों को नहीं संभाल सकते, तो वो देश को क्या खाक संभालेंगे। ये कवि की राय थी। उसके बाद कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। डफाली उसे कहते हैं जो किसी की झूठी प्रशंसा करता है और कुछ पाने की इच्छा रखता है। आज जो जनता है वो डफाली है, या नेता जो बड़े नेता है उनके डफाली हैं। वे वास्तविकता से परिचय नहीं कराते। जो वास्तविक स्थिति है देश का, समाज का, उससे परिचय न कराकर पूरे बढ़ा चढ़ाकर झूठी प्रशंसा करते हैं, झूठा आंकड़ा देते हैं। वर्तमान समय में तो इसे और कहा जाए कि अगर मीडिया के बारे में कहा जाए तो मीडिया माने वास्तविक स्थिति किसी भी घटना का, किसी भी वस्तु का नहीं बताती है, वो बरगलाती है। क्यों बरगलाती है? इसलिए कि नेताओं से उसे पैसे मिलते हैं। और कवि ने ऐसे ही लोगों को डफाली कहा है, इसलिए कि ये समाज के कभी भी मित्र नहीं हो सकते, दोस्त नहीं हो सकते, सच्चे पथ प्रदर्शक नहीं हो सकते, बल्कि
झूठा और झूठे भ्रम फैलाने वाले होते हैं। तो इस तरह से ये जो कविता है इसका भाव ये समाप्त हो गया। आशा है कि आप इसका प्रश्न उत्तर भी लिख लेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। इससे हमारा मन बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और आप लोगों की सफलता पर हमें गर्व होगा। आप कमेंट करेंगे तो लगेगा कि कहाँ गलती हो रही है हमसे, या और क्या चाहिए और बेहतर कैसे किया जा सकता है, ये जानने को हम उत्सुक हैं। तो निश्चित रूप से आप सुने, है ना। इधर देखा गया कि 10वीं वर्ग के लड़के हैं, वो देखते होंगे, नहीं कर सकते हैं, कुछ तो है व्यू आता है, लेकिन वे लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लाइक मिले, अधिक से अधिक व्यू ये हमें देखने को मिले। तो इस तरह से हम समाप्त करते हैं। अगले दिन हम हिंदी के ही गद्य भाग के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।